नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा राजभाषा हिंदी के बारे में। राजभाषा हिंदी के अंतर्गत राजभाषा नियम 1976 के जो 12 नियम हैं उनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप किसी भी GDC, LDC या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको उसके एग्ज़ाम में 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हिंदी राजभाषा से आते हैं, जो कि ऑप्शनल होते हैं। आप उनको अटेंड कर सकते हैं या उन्हें अटेंड नहीं भी कर सकते हैं। तो ये 10 नंबर का जो चैप्टर है, कम चैप्टर में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो इसका अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपके 10% मार्क्स, 10 नंबर के मार्क्स उसमें मतलब गलती होने के चांस नहीं रहते हैं। तो एक ऑप्शन अच्छा होता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राजभाषा नियम 1976 के 12 नियमों की हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। पूरा हिंदी बेस रहेगा इसमें, और अगर आपको इंग्लिश में इसका PDF चाहिए रहेगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप उसमें मैं इसकी PDF डाल दूंगा, जहां से आप इंग्लिश में भी इसका वर्जन देख सकते हैं। तो राजभाषा नियम 1976 के 12 नियम। राजभाषा अधिनियम 1960, राजभाषा अधिनियम जो है 1963 बना था। 1963 की धारा 3 की उपधारा 4 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इन नियमों को बनाती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि कौन बनाता है, तो ये केंद्र सरकार बनाएगी। और इसमें 1963 के 9 के हिसाब से ये बनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसका संक्षिप्त नाम रहेगा राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग। नियम 1976 इसका नाम रहेगा। और ये क्वेश्चन भी आता है कि किस राज्य को छोड़कर जो है इसमें संपूर्ण भारत पर शामिल है। तो इसमें याद रखिए तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होता है, तो इसलिए तमिलनाडु का इसमें याद रखिए। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्त होंगे, मतलब कब से इन्फोर्स होंगे। तो ये 17 जुलाई 1976 से लागू हुए थे, तब से ये प्रकाशन की तिथि इनकी 17 जुलाई 1976 से। अब इन नियमों में के बारे में परिभाषाएं दी हुई है कि अगर मान लो उन परिभाषा में कहीं और उसमें करेक्शन या कहीं और उसके बारे में संदर्भित नहीं किया गया तो उसकी परिभाषा ये रहेगी। अधिनियम से राजभाषा नियम 1963 का 9 का मतलब रहेगा, मतलब राजभाषा अधिनियम के 1963 के 9 से मतलब है इसका, ये नियम से मतलब अधिनियम का मतलब ये हो जाएगा राजभाषा अधिनियम 1963 का 19। और केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत कौन कौन से कार्यालय आ जाएंगे। केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति किसी आयोग, समिति, अधिकरण का कोई कार्यालय, या फिर केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में के अधीन कोई निगम या कंपनी का कार्यालय। और कर्मचारी से मतलब है जो केंद्र सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति है, उससे मतलब है उसको बोला जाएगा कर्मचारी। अधिसूचित कार्यालय के लिए नियम 10 के उपनियम 4 के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेरित है। तो ये आपको देखना पड़ेगा 4 का, ये उसमें सूची दी हुई है, लिस्ट दी हुई है। हिंदी में प्रवीणता नियम 9 के अनुसार रहेगी। प्रवीणता की उसमें परिभाषा दी गई है। और इसमें दिए हुए हैं हिंदी को पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है भाषा राजभाषा या विभाग के हिसाब से। तो कै क्षेत्र में है, तो कै क्षेत्र में ज़्यादातर वो सभी वो राज्य हैं जो जहाँ पर हिंदी भाषा नॉर्मली बोली जाती है, जैसे बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य आदि क्षेत्र इसमें है। तो इस टाइप से कै में ये जो क्षेत्र आएंगे, तो आप इसको अगर याद करना रहेगा तो आप इसमें ये याद करिए कै क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़, ये 4। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी और चंडीगढ़ भी पंजाब में ही। तो इस तरह से ये 3 राज्य जो है नहीं आएंगे। बाकी इसमें आते हैं दमन, दीव और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र इसमें आएंगे। और इन दोनों में से छोड़कर जो भी बचे रहेंगे वो क्षेत्र ग में आएंगे। क, ख, ग। तो ग में कौन कौन से आ जाएंगे, ये क और ख से जो राज्य बचे हुए हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें ग में। और हिंदी का कार्य साधक ज्ञान से मतलब नियम 10 में वर्णित कार्य साधक ज्ञान से अभिप्रेत है, संबंध है, मतलब उसको उसके हिसाब से। अब इसमें देख लें राज्य नियम 3 में दिया हुआ है कि राज्यों आदि और केंद्र सरकार के कार्यालयों से
भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि, राज्यों के साथ और केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न, मतलब केंद्र सरकार के अलावा जो कार्यालय हैं उनमें के साथ पत्राचार करना रहेगा। तो क्या रहेगा, तो केंद्र सरकार के कार्यालय से, सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालय से क्षेत्र क में, जो क क्षेत्र में जितने राज्य दिए वहाँ के अगर किसी राज्य में कोई पत्र करना है, किसी राज्य या संघ राज्य में, संघ राज्य क्षेत्र को, या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जो किसी क्षेत्र में किसी कार्यालय जो कि केंद्र सरकार का कार्यालय न हो, या व्यक्ति को पत्र आदि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे। अगर कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ असाधारण कंडीशन नहीं लगाई गई है, तो वहाँ पर हिंदी में ही होगा। यदि उनमें से कोई भी पत्र आदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। ये नियम नंबर 3 का है। पहला नंबर पॉइंट था। सेकंड नंबर पॉइंट है केंद्र सरकार के कार्यालय से, सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालय से, अगर मान लो ए देख लेते हैं कि क्षेत्र ख में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को, या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यालय न हो को पत्रादि सामान्यतः हिंदी भाषा में होंगे। और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उसका अनुवाद भी भेजा जाएगा। परंतु यदि कोई राज्य, अब यहाँ पर यह आ गया है तो हिंदी के साथ अंग्रेजी में भेजेंगे, परंतु यदि कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि, किस विशेष तकनीकी या विशेष प्रकार के पत्र हैं, या उसके किसी कार्यालय के लिए आश्रित पत्रादि संबंध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक, कुछ विशेष अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में भी उसका अनुवाद भेजा जाए, तो इसी रीति से जो है वो पत्र भेजे जाएंगे। ये नंबर था 2 नंबर। इसके बाद में देख लेते हैं 2 नंबर का बी। क्षेत्र ख में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। मतलब क का देख लेंगे तो क का प्योर टोटली हिंदी में, और अगर इंग्लिश में भेजना है तो उसके साथ अनुवाद, और इसमें आ जाएगा हिंदी या अंग्रेजी दोनों में भेज सकते हैं। तीसरा आ जाएगा कि केंद्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र ग में, जो ग क्षेत्र है उसमें ऐसे राज्य जो किसी कार्यालय केंद्र सरकार के कार्यालय में न हो या व्यक्ति को पत्र आदि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। क्योंकि जो ख क्षेत्र जो बचा है ज़्यादातर वो राज्य हैं, साउथ के राज्य हैं, कुछ उधर ईस्ट के राज्य हैं, तो वहाँ पर जो है हिंदी ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, इस कारण से वहाँ पर अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। तो हिंदी को और जो मराठी, पंजाबी और गुजराती को छोड़कर बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। अब इसका नियम नंबर 4, उपनियम 4 आ जाएगा। तो उपनियम 1 और 2 में किसी बात के होते हुए, मतलब जो 1 और 2 है इसके बात के होते हुए भी क्षेत्र ग में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क और ख में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को, या ऐसे राज्य में जो किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं, परंतु हिंदी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे, हिंदी में जो पत्र रहेंगे उनका अनुपात ऐसा रहेगा जो केंद्र सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उसके अनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करते हैं, उसके हिसाब से रहेगा। इसमें देख लेते हैं 4 नंबर में। तो केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि, केंद्र सरकार के जो कार्यालय रहेंगे उनमें उनके बीच पत्र का किस रहेगा। तो केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय या विभाग या किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं, जो दोनों विभाग केंद्र सरकार के ही हैं अगर तो। इसमें बी दिया हुआ है, केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र क में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे। ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्र सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित अनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करें। ये इस टाइप से इनका अनुपात जो है इन कार्य साधक कर्मचारियों के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से जो है उनका पत्राचार किया जाएगा। इसमें दिया हुआ है सी में, क्षेत्र क में स्थित केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड क और ख में निर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न है, पत्रादि हिंदी में होंगे। क्षेत्र क में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र ख या ग में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। मतलब क से
ख और ग में हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं, परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे अनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करें। क्षेत्र ख और या ग में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं, परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्र सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे अनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करे उसके अनुसार होंगे। परंतु जहां ऐसे पत्रादि क्षेत्र क और ख किसी कार्यालय से संबंधित है, वहां यदि आवश्यक हो तो उनका अनुवाद दूसरी भाषा में पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा। क्षेत्र ग में किसी कार्यालय को संबोधित है, वहां उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उसके साथ भेजा जाएगा। ग में जो है उसका अनुवाद भेजा जाएगा, लेकिन क और ख में उसी ऑफिस में अनुवाद बाद में भी किया जा सकता है। परंतु यह और है कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है, मतलब एड्रेस किया है, तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। इसमें जो है 5 नंबर ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर 5 नंबर पूछा जाता है। तो हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर जो रहेंगे उनके बारे में नियम बनाया गया है। तो नियम नंबर 5 है और ज़्यादातर इसके बारे में पूछा जाता है। नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी 3 और 4 तो रहेंगी, लेकिन हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्र सरकार के कार्यालय से हिंदी में ही दिए जाएंगे, ये नियम नंबर 5 बोलता है। अब नंबर 6 देखते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयार की जाती हैं और निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं। मतलब जो कार्यालय का हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति है वो ये चीज़ का ध्यान रखेगा। आवेदन, अभ्यावेदन आदि। यदि कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है, जो भी भाषा में उसको करना उसमें किया जा सकता है, वो उसके लिए फ्री है। जब उपनियम 1 में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील, अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। ये नियम नंबर 7 बोलता है। यहाँ पर ये 5 नंबर में ही था, हिंदी में दिया जाएगा, और ये इसमें है कि उसने अगर हिंदी में साइन कर रखे या हिंदी में, तो उसका उत्तर 7 उसमें दिया जाएगा। अभ्यावेदन, अपील और इसका आंसर उसमें दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी ये चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों जिसके अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई भी है से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए, तो वह उसे असमयक विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी को लिखा जाना, जो ऑफिस नोट डाले जाते हैं उन कार्यालयों के, उसके बारे में। कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवत जो स्टेटमेंट बनाते हैं हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे। केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं। मतलब कार्यसाधक ज्ञान रखने वाला कर्मचारी है तो उसे हिंदी में पत्र दिया जाएगा और उसे इंग्लिश का वो अनुवाद नहीं मांगेगा, लेकिन विधिक या तकनीकी का अगर है तो उसे वो चाहे तो उसके लिए इंग्लिश में उसका मांग सकता है, इंग्लिश अनुवाद। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, तो विभाग या कार्यालय का प्रधान जो भी रहेगा वो यह निश्चित करेगा कि वो किस प्रकार का है, विधिक है या तकनीकी का है। ये भी पूछा जाता है, कौन निश्चित करेगा, तो कार्यालय का प्रधान। उपनियम 1, जो उपनियम 1 है में किसी बात के होते हुए केंद्र सरकार आदेश द्वारा ऐसे अनुसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा
जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए, केवल हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट में आ जाए हिंदी में प्रावीणता। हिंदी में प्रावीणता, यदि किसी कर्मचारी ने, हिंदी में जो प्रवीणता की जो परिभाषा है वो ये रहेगी कि यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक मतलब 10th की परीक्षा, एसएससी परीक्षा या उसके समतुल्य जो भी कोई परीक्षा होती है या उससे उच्चतर या उससे आगे की भी जो कोई परीक्षा है, अगर हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है तो वो प्रावीण माना जाएगा, हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। प्रवीण माना प्रोफिशिएंसी। स्नातक परीक्षा में या तो उसने ग्रेजुएशन जो किया है या स्नातक परीक्षा के समतुल्य जो भी कोई परीक्षा है उससे उच्चतर या पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है तो उसे प्रवीणता मानी जाएगा हिंदी में। यदि वह नियमों से उपबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसे हिंदी में प्रवीण मान लिया जाएगा। तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान 9 में प्रवीणता की है और 10 में कार्यसाधक का। तो 9 और 10 और 5 नंबर जो बताया वो इम्पोर्टेंट है। 10 में कार्यसाधक ज्ञान, कार्यसाधक ज्ञान की भी परिभाषा पूछी जाती है। यदि किसी कर्मचारी ने क्या मैट्रिक या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की। यहाँ पर देखिए माध्यम हिंदी था, यहाँ पर कोई एक विषय अगर हिंदी है तो उसे कार्यसाधक ज्ञान मान लिया जाएगा। केंद्र सरकार की हिंदी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो भी उसे कार्यसाधक ज्ञान माना जाएगा। या केंद्र सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या यदि वह नियमों से उपबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो भी उसे कार्यसाधक ज्ञान समझा जाएगा। नंबर 2 में दिया हुआ, यदि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80% ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतः यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। नंबर 3 में दिया हुआ है, केंद्र सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केंद्र सरकार ने किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं। केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे, गजट में अधिसूचित किए जाएंगे। परंतु यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय के काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिशत मतलब 80% से कम हो गया है तो वह राजपत्र में यह अधिसूचना घोषित कर सकता है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा, मतलब उस लिस्ट में नहीं रह जाएगा अगली जो भी तारीख है या जो तारीख चली गई उससे। मैनुअल, संहिता, प्रक्रिया संबंधी साहित्य, लेखन एवं सामग्री आदि। नियम नंबर 11 है, जैसे 11 मतलब डबल हो गया, उसी प्रकार से ये द्विभाषा के लिए बोला गया है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में यथास्थिति मुद्रित और साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में लिखे जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में जो रजिस्टर वगैरह होते हैं उनके शीर्षक जो लिखे जाते हैं, मान लो मास्टर बनाना है तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाएगा। कोई जो भी हेडिंग देनी है उसकी रजिस्टरों की तो हिंदी और अंग्रेजी में लिखे जाए। केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए नामपट, सूचना पत्र शीर्ष, लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख और लेखन सामग्री का अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखे जाएंगी, मुद्रित एवं उत्कीर्ण होंगे। परंतु यदि केंद्र सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेशों द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों में छूट दे सकती है। और नियम नंबर 12 द लास्ट वाला है, इसमें दिया है अनुपालन का उत्तरदायित्व। ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है। केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि
वह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम 2 के अधीन जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से पालन हो रहा है या नहीं। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम और नियमों के उपबंध के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। ये नियम नंबर 2 बोलता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मान लो आप इस वीडियो की PDF फॉर्म में अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो भी कोई नोटिफिकेशन या लेटेस्ट कोई सर्कुलर आता है तो वो भी मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आर्टिस्ट आनंद इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। तो वहाँ से आपको इंग्लिश में हिंदी की PDF मिल जाएगी। और अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और फिर से मैं यही कहूँगा दोस्तों, इसी तरह पढ़ते रहिए साथ में मिलके, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।